Hello, my dear students. Welcome to Physics Bouquet. After completion of motion chapter, we will switch over to force and laws of motion. So, in today's video, we will discuss about force and laws of motion. तो क्या है हमारा टॉपिक? फोर्स एंड laws of motion. तो मोशन चैप्टर में जो हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब जो टर्म्स डिस्कस किए, वहाँ हम एक चीज के बारे में डिस्कशन नहीं किए। वो क्या है कि मोशन होता है कैसे, कौन मोशन करता है। तो वो जो एजेंट जो मोशन के एक ऑब्जेक्ट या बॉडी का मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो एजेंट कौन है, उसके बारे में डिस्कशन हमने की। और वो जो एजेंट है जो मोशन करवाता है, जो मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वो है cause of motion and that is force. वो जो फोर्स दो टाइप का हो सकता है। सपोज एक स्टोन पड़ा हुआ है, तो वो स्टोन को हम पुश किए, तो सफिशिएंटली पुश करने से वो मूव करेगा, तो वो एक फोर्स है। और दूसरा है, सपोज वहाँ पर एक रस्सी बांध लिए और उसको खींचे, तब भी स्टोन मूव कर सकता है, तो वो पुलिंग फोर्स है। तो फोर्स हमारा पुश हो सकता है या पुल हो सकता है। तो फोर्स पुश या पुल हो सकता है। और वो क्या क्या कर सकता है? मोशन तो कर सकता है। सपोज एक बॉडी कुछ स्पीड में मूव कर रहा है, तो उसको हम अपोज किए कुछ फोर्स अप्लाई करके, तो उसका स्पीड धीमा हो जाएगा। और सपोज वो स्लो में जा रहा है, उसको थोड़ा पीछे से पुश कर देंगे या कोई मैकेनिज्म यूज करके उसको एक्सेलरेट कर देंगे, तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो फोर्स क्या कर सकता है? स्पीड को चेंज कर सकता है। और एक बॉडी रेस्ट में है, तो फोर्स अप्लाई करने से वो मूव कर सकता है। एक बॉडी मूविंग स्टाटस में है, तो उसको स्टॉप किया जा सकता है। और फोर्स अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं? सपोज बॉडी ईस्ट दिशा में जा रहा है, उसको हम नॉर्थ दिशा को घुमाना है, तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्शन चेंज करने के लिए, बॉडी का मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स जरूरी है। और फिर सपोज एक बॉडी का साइज या शेप चेंज करना है, तब भी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो फोर्स कैन डू मेनली 4 थिंग्स। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मोशन, speed of the object. Third, it can bring a body at rest to motion and a body in motion to rest. And thirdly, it can change the direction of the moving body. And fourth one, it can change the shape or size of the body. That means it can deform the body. It can change the shape of the form of the body. So these are the main 4 works
main four things that a force can perform. So it can be pushing or pulling in nature. So हमारा फोर्स क्या कर सकता है? It can change the speed, ये स्पीड चेंज कर सकता है. It can change the direction of motion, change the direction of motion. थर्ड, मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकता है और रेस्टिंग बॉडी को मूव कर सकता है. फोर्थ वन, इट कैन डिफॉर्म ए बॉडी. These are the four major things that can happen by applying force. और ये पुश हो सकता है या पुल हो सकता है. ये जब आगे आगे पढ़ेंगे हम एक टर्म के एकरस में आएंगे, वो है रेजल्टेंट फोर्स. रेजल्टेंट फोर्स, ये रेजल्टेंट फोर्स क्या होता है? सपोज एक ऑब्जेक्ट को हम चारों तरफ से, चारों डायरेक्शन से 4 ठो फोर्स अप्लाई किए और उसके वजह से उसका एक्सेलरेशन सपोज हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन कितना बना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फोर्स चारों तरफ से कितना फोर्स अप्लाई किए हम? 4 ठो फोर्स, चारों डायरेक्शन से. फिर वो फोर्स को रिमूव कर दिया और एक सिंगल फोर्स अप्लाई किए. कौन सा डायरेक्शन में? कोई भी डायरेक्शन से. और वो सिंगल फोर्स इट कैन एक्सेलरेट द बॉडी विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. वो चारों फोर्स मिल के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किए. और सेकंड में ए सिंगल फोर्स कुड बी एबल टू एक्सेलरेट द बॉडी बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो वो जो सिंगल फोर्स को हम वो जो 4 फोर्स का रिजल्टेंट बोलेंगे. तो एक फोर्स जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, बाकी चारों फोर्स मिल के उतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया. तो चार ठो फोर्स का काम अकेला ये फोर्स किया. तो जो फोर्स सभी फोर्स का, जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो सभी फोर्स मिलके जितना एक्सेलरेशन एक बॉडी में प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक सिंगल फोर्स उतना प्रोड्यूस किया. तो वो सिंगल फोर्स को सबका रिजल्टेंट बोलेंगे. समझ में आया? सो रिजल्टेंट फोर्स इज द resultant force is that force which can accelerate a body with the same amount as produced by the combination of all the forces. So that is the resultant force. और एक फोर्स है बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड. फोर्सेस, इनके नाम से ही पता चलता है. सपोज एक जगह टग ऑफ वार चल रहा है, एक रस्सी को दोनों तरफ से खींच रहे हैं. इस तरफ से 4 आदमी, उस तरफ से 4-5 आदमी खींच रहे हैं. तो उसको टग ऑफ वार बोलते हैं. सपोज वो मेरे लेफ्ट साइड का जो आदमी लोग खींच रहे हैं, वो सपोज ए ग्रुप है, ये इस साइड का बी ग्रुप है. सपोज ए ग्रुप उनके तरफ खींच लिए, मतलब बी ग्रुप का फोर्स से ए ग्रुप का फोर्स ज्यादा हुआ. किसके ऊपर? रस्सी के ऊपर.
तो रस्सी के ऊपर जो फोर्स एक्ट किया वो है अनबैलेंस्ड फोर्स। सपोज वो लोग ए ग्रुप का आदमी सब 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई, फोर्स का यूनिट न्यूटन आगे पढ़ेंगे, और ये सब 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई। तो रस्सी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट किया? 10 न्यूटन फोर्स एक्ट किया। 20 इस तरफ 10 उस तरफ 20, तो 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो। तो वो जो फोर्स है वो है अनबैलेंस्ड फोर्स। सपोज किसी भी ग्रुप किसी तरफ खींच नहीं पाए, ये लोग 20 न्यूटन अप्लाई किए, वो लोग भी 20 न्यूटन अप्लाई किए, ये 50 न्यूटन अप्लाई किए तो वो लोग भी 50 न्यूटन अप्लाई किए, तो उसके ऊपर रस्सी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया, कोई भी फोर्स उसके ऊपर नहीं पड़ा रिजल्टेंट फोर्स, तो वो है बैलेंस्ड फोर्स। सो एक बॉडी का मूवमेंट के लिए हमको अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। बॉडी सपोज स्लो में है, उसको मूव कराना है तो एक अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। बॉडी रेस्ट में है, उसको मूव कराना है, अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। बॉडी मोशन में है, उसको स्लो करना है तो अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। मगर वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए। वेलोसिटी या स्पीड चेंज करने के लिए ही फोर्स चाहिए। एक ही स्पीड में जा रहा है, सपोज 50 मीटर पर सेकेंड या 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड में एक बॉडी मूव कर रहा है, तो कंटिन्यूअसली वही स्पीड में जा रहा है, तो हमको कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना नहीं पड़ेगा, वो चलता रहेगा। उसको चेंज करने के लिए, बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए हमको अनबैलेंस्ड फोर्स देना पड़ेगा। पहले एक मिसकंसेप्शन था, एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जाने के लिए भी फोर्स जरूरत होता है, मगर वो बाद में एक्सपेरिमेंटली झूठ साबित हो। तो सच्चाई क्या है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं चाहिए। तो बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, ये सब हम मालूम कर लिए, समझ लिए। फिर अभी टाइप्स ऑफ फोर्सेस डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ये मेनली दो टाइप का होता है। एक है कंटैक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कंटैक्ट फोर्स। इसको फील्ड फोर्स भी बोलते हैं। क्यों फील्ड फोर्स बोलते हैं आगे डिस्कशन करेंगे। तो मेनली दो टाइप का होता है। ये जो कंटैक्ट फोर्स है, ये फोर्स बॉडी के साथ कांटेक्ट में आने से, फिजिकल कांटेक्ट में आने से ही फोर्स अप्लाई हो सकता है, इसलिए उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। सपोज एक किताब टेबल के ऊपर है, तो वो किताब का कुछ वेट है, वो वेट किस तरफ एक्ट करेगा? डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ये टेबल हुआ, ये किताब हुआ, तो किताब उसका जो वेट जो फोर्स है वो नीचे एक्ट करेगा, वो एक नॉर्मल फोर्स है, परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। तो टेबल के ऊपर जो फोर्स डालेगा वो नॉर्मली डाउनवर्ड होगा, तो वो कांटेक्ट फोर्स है। सिमिलरली टेबल भी बुक के ऊपर अपवर्ड फोर्स डालेगा, तो वो भी नॉर्मल फोर्स है, परपेंडिकुलरली वो अपवर्ड है, तो वो कांटेक्ट फोर्स है। हम टेबल को छोड़ के कुछ दूर टेबल के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं रख के थोड़ा ऊपर
किताब को नहीं रख सकते, वो सपोर्ट नहीं दे पाएगा। कौन? टेबल बुक को सपोर्ट नहीं दे पाएगा। तो कंटैक्ट जरूरी है। सपोज एक फुटबॉल रोल कर रहा है अर्थ के ऊपर, तो वहां जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है वो है कंटैक्ट फोर्स। जो सरफेस, अर्थ का जो सरफेस, जितना भी सरफेस फुटबॉल का सरफेस के साथ इन कंटैक्ट है, वही कंटैक्ट रीजन में, उसको इंटरफेस बोलते हैं, वो इंटरफेस रीजन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। तो वो जो नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब कंटैक्ट फोर्स है। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फिर फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब कंटैक्ट फोर्स है। दिस टू आर कंटैक्ट फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स और वो पुश या पुलिंग फोर्स के साथ पैरेलल होता है, और नॉर्मल फोर्स सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है, इसलिए उसको नॉर्मल बोलते हैं। अभी आओ नॉन कंटैक्ट फोर्स। सपोज एक ट्री से कुछ फ्रूट गिर रहा है, हम जानते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वही खींच रहा है। तो अर्थ ऊपर उड़ जाकर वो फोर्स को नहीं खींचता, दूर रहकर ही उसको खींचता है, तो वो हुआ नॉन कंटैक्ट फोर्स। और सपोज हमने एक मैग्नेट लिए, कुछ छोटा छोटा आयरन पीसेस है, उसके थोड़ा पास लिए, हमको एग्जैक्टली टच कराना जरूरी नहीं है, थोड़ा पास ले गए तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है वो मैग्नेट, तो वो है नॉन कंटैक्ट फोर्स। आयरन पीसेस के साथ कंटैक्ट में लाना जरूरी नहीं है, थोड़ा पास ले आए तो खींच लेता है, अट्रैक्टिव फोर्स। वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो है नॉन कंटैक्ट फोर्स। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कंटैक्ट फोर्स। सिमिलरली हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सपोज एक आयरन नेल में हम करंट फ्लो किए और उसके पास छोटा छोटा आयरन पीसेस लाए, तो उसको वो खींच लेगा वो आयरन नेल, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आयरन नेल मैग्नेटाइज हो जाता है, तो वो ही मैग्नेटिक फोर्स। एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, रिपल्सिव फोर्स होता है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब नॉन कंटैक्ट फोर्स है या फील्ड फोर्स है। फील्ड फोर्स क्यों? क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड एक होता है। फील्ड मतलब जितने रीजन में एक मैग्नेट एक आयरन पीस या निकल पीस को अट्रैक्ट करता है, जितने एरिया में, जितना रीजन में, जितना स्पेस रीजन में, जितना रीजन ऑफ स्पेस में वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, वो रीजन को फील्ड बोलते हैं। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ जितना हाइट तक लेने से एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन है, तो इसलिए उसको फील्ड फोर्स भी बोलते हैं। वो फील्ड से बाहर रह गया एक ऑब्जेक्ट तो उसको वो खींच नहीं पाएगा, तो वो है फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स इज द मीडियम, फील्ड फोर्स इज द वायर थ्रू व्हिच एन ऑब्जेक्ट अप्लाइज फोर्स on electric force या magnetic force या gravitational force on other object, so therefore it is called field force। और वो फिजिकली और बॉडीली कंटैक्ट नहीं आके भी उसको फोर्स अप्लाई कर सकता है, तो वो नॉन कंटैक्ट फोर्स है। सो हमारा कंटैक्ट फोर्स हुआ नॉन कंटैक्ट फोर्स। तो नॉन कंटैक्ट फोर्स में क्या क्या आया है? हमारा आया ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर मैग्नेटिक फोर्स, ये सब टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं।
तो अभी फोर्स के बारे में डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन शुरू करेंगे। उनका तीनों you might have it is known to you, might be known to you that Newton had formulated 3 laws regarding motion of a body. First law, second law and third law. We will discuss one by one in detail in coming videos. आज के वीडियो में इतना ही। बाय।